हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है आदित्य एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले एक साल में बहुत सारे लोगों को वीज़ाज ग्रांट हुए हैं। मोस्टली इंडियंस को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या नंबर्स में वीज़ा ग्रांट हुए हैं यूके की तरफ से। एंड एक एक अच्छी न्यूज़ आई है कि यूके ने एक नया वीज़ा चालू किया है जिसका नाम है स्केल अप वीज़ा, जिससे आपका यूके में आना और भी आसान हो जाएगा। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड रूट टू पीआर एज वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये स्केल अप वीज़ा एग्जैक्टली है क्या एंड किसको ये मिल सकता है एंड इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ये वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है, कौन सी कंपनी इसको दे सकती है। शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये स्केल अप वीज़ा है क्या। स्केल अप वीज़ा एक तरीके का वर्क वीज़ा ही है और ये सिर्फ उन कंपनीज को दिया जाता है जो स्केल अप कंपनीज की क्राइटेरियाज मीट करती है। अब स्केल अप कंपनीज क्या है? स्केल अप कंपनीज वो कंपनीज है जो बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे ग्रो कर रही है और उनका बेसिकली एक क्राइटेरिया है टू बी कॉल्ड एज स्केल अप कंपनी। उसके लिए उनको पिछले 3 साल में 20% का रेवेन्यू होना चाहिए, 20% की ग्रोथ होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ finances and in terms of employment, in terms of employment growth। ये सारी चीज़ें देख के उनको एक स्केल अप कंपनी का टैग मिल सकता है। जिससे वो आपको स्केल अप वीज़ा दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप स्केल अप वीज़ा के लिए एलिजिबल कैसे होंगे। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर स्केल अप वीज़ा इज़ आपको एक जॉब ऑफर चाहिए जो कि 6 महीने के लिए वैलिड है मिनिमम। सेकेंडली आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, COS कहते हैं, COS लेटर चाहिए आपका स्पॉन्सर से, जो आपके जॉब के बारे में बताएगा, आपकी सैलरी कितनी है वो बताएगा। सैलरी से याद आता है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको मिनिमम जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। एंड आपका जो जॉब है दैट इज़ इन द एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो ये जो 4 पॉइंट्स है, अगर आप ये फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो स्केल अप वीज़ा के लिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो स्केल अप वीज़ा की होगी वो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इट इज़ सेम एज स्किल्ड वर्कर वीज़ा, कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको प्रूव कर सकते हैं आइल्स दे के। अगर आपको आइल्स देनी है तो आप आइल्स दे सकते हैं। अदरवाइज जो हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए करते हैं, आप नैरिक का जो सर्टिफिकेट है वो आप ले सकते हो ECCTIS के तरफ से। अगर आपकी जो डिग्री है वो पूरी की पूरी अगर इंग्लिश में सिखाई गई है देन यू कैन प्रूव दैट एंड गेट अ नैरिक सर्टिफिकेट, एंड उससे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का आपका जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगा। आपको अगर नैरिक के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो यहाँ पे ऊपर में कहीं तो भी एक आई डॉट आ जाएगा, वहाँ से आप मेरी जो नैरिक वाली वीडियो है वो देख सकते हैं, जिससे आपको उसके बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब आपके पास स्केल अप वीज़ा अगर आ गया है तो आप कितने दिन यहाँ पे रह सकते हैं? सो दैट इज़ अ क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे ऑन दिस वीज़ा। इस वीज़ा से आप यहाँ पे 2 साल तक रह सकते हैं। 6 महीने का आपके पास जॉब ऑफर होगा मिनिमम, एंड उसके बाद आप 2 साल तक रह सकते हैं। तो टोटल में 2 इयर्स आप जब रहोगे उसके बाद आप ये वीज़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके 2 साल जब ख़त्म हो जाए तो आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा, या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं आपको वापस वहाँ जाना पड़ेगा। द बेस्ट थिंग इज़ आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। ये वीज़ा आप नॉर्मली एक्सटेंड कर सकते हो। उसके जैसे मान लीजिए आपके पास वो जॉब है एंड यू स्टिल फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस स्केल अप वीज़ा, तो आप 3 साल का वीज़ा और लगवा सकते हो। एंड ये आपके ILR में काउंट होता है। जैसे ही आपके 5 साल खत्म हो जाते हैं, पहले 2 साल एंड देन नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ 3 इयर्स, टोटल में जो 5 साल हो जाते हैं तो आप ILR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ILR PR आपको जो भी समझना है। बेसिकली यूके में उसे PR को ILR कहते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सो इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है कभी कभार, बट अगर आपको स्केल अप वीज़ा मिल रहा है उसके बावजूद आप ILR भी ले सकते हैं। इट इज़ रियली नाइस फॉर दिस वीज़ा। मतलब ये बहुत ही अच्छा रूट है ILR की तरफ। आपके पास जब ये स्केल अप वीज़ा होता है तो देर आर सम डूज एंड डोंट्स जो आप कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते। बट इसमें ये है कि आपको मिनिमम जो 6 महीना आपका जो जॉब ऑफर है वहाँ जिस
स्पॉन्सर ने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है, जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है, आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आप रीअप्लाई करके सब सब चीज़ें करो एंड देन यू कैन चेंज। बट मिनिमम है कि आप 6 महीना उनके वहाँ काम करो ही करो। उसके बाद आपको कहीं अगर और जॉब करना है, आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, आपको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकते हो, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, बिजनेस डालना है तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको gov.uk के वेबसाइट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो इट इज़ नॉट सम आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई साइड, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो इट्स रियली नाइस, मतलब इतना अच्छा वीज़ा है ये, आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बहुत सारी चीज़ें करने को अलाउ करता है। सो इट इज़ रियली गुड टू हैव इफ़ यू गेट दिस वीज़ा, इट इज़ रियली गुड। सो अब बात करते हैं सैलरी रिक्वायरमेंट्स। सो आपको जो भी जॉब मिलेगा उसकी कुछ सैलरी रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड फॉर स्केल अप वीज़ा आपको मिनिमम 33,100 पाउंड्स की सैलरी, एनुअल सैलरी होना मिनिमम है, या फिर आप जो भी जॉब के लिए आ रहे हो उसका जो भी गोइंग रेट है 33,000 से अगर ज़्यादा है तो आपको सैलरी रिक्वायरमेंट उससे उतनी होनी चाहिए। मान लीजिए आपका जो जॉब है अगर उसका गोइंग रेट 40,000 है तो आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 40,000 होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर वैसा है तो आपको स्केल अप वीज़ा नहीं मिलेगा क्योंकि आप एलिजिबिलिटी ही मैच नहीं करते। सो 33,100 और the going rate, whichever is highest of both of these, you need to get that. So बहुत सारे अलग अलग जॉब्स होंगे जिनकी गोइंग रेट्स अलग होगी। किसी हायर पोस्ट का जो जॉब होगा उसके लिए हो सकता है 50 की हो तो आपको 50 ही मिलना होगा। अगर किसी के लिए कम है तो अगर 33,000 से कम है तो भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि गोइंग रेट कम है तो वही जैसे मैंने कहा, गोइंग रेट एंड 33,100 में जो ज़्यादा है आपको वो जॉब मिलना चाहिए, वो सैलरी मिलनी चाहिए। लेट्स टॉक हाउ मच दिस वीज़ा कॉस्ट। अब स्केल अप वीज़ा के लिए जो कॉस्ट है, आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो है 715 पाउंड, 715 पाउंड्स। सो ये एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके बाद आपको एक हेल्थ केयर सरचार्ज देना पड़ता है विच इज़ 624 पाउंड्स पर ईयर। अगर 2 साल का वीज़ा है तो 624 टाइम्स 2। एंड इसके बाद आपको एक आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी पड़ती है विच इज़ 1270 पाउंड्स। ये आपको दिखानी पड़ती है आपके बैंक अकाउंट में फॉर द पास्ट 28 डेज। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो COS है अगर वो मेंशन कर दे, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो मेंशन कर दे कि आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो लोग फुलफिल कर देंगे। सो देन यू डू नॉट हैव टू शो 1270 पाउंड्स एज ए रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपके COS में ही वो होता है कि आपकी कंपनी वो देख लेगी, आपकी कंपनी आपको सपोर्ट कर देगी उस चीज़ के लिए। सो इट्स बेसिकली आप जब फर्स्ट मंथ आते हो तो क्या आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए यहाँ पे रहने के लिए। सो दैट रिक्वायरमेंट इज फॉर दैट। बट एज आई सेड, अगर कंपनी बता देती है कि हाँ हम लोग ध्यान दे देंगे तो आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। बट यू स्टिल हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ी एंड द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। आई थिंक दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट स्केल अप वीज़ा। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मेरे को पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसा भी वीज़ा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा नहीं मिलता है, आप बहुत कोशिश करते हैं, बट इस वीज़ा के थ्रू अगर आपको मिल जाता है तो आप यूके में आ सकते हो एंड यू कैन कन्वर्ट टू एन ILR एज वेल आफ्टर 5 years। इट इज़ सेम एज स्किल्ड वर्कर। ऐसा नहीं है कि आपके जो 2 साल या आप जितना भी टाइम इस वीज़ा पे स्पेंड करते हो इट इज़ नॉट काउंटेड टूवर्ड्स ILR। सो विच इज़ द बेस्ट थिंग। So it is as comparable as skilled worker visa. So I hope this video was good। आपको ये वीडियो शायद अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।